हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अक्टूबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं। पहले प्रीलिम्स के रिगार्डिंग देखेंगे। मेलिसा हरिकेन, क्लाउड सीडिंग क्या होती है, एक नेशनल पार्क न्यूज़ में था। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंटागोनिस्टिक एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को समझेंगे। एंड व्हाट इज दिस स्नैप, इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूज़ में क्यों है, देखेंगे। चलिए, मेन्स टॉपिक्स हमारे हैं। पहला इसमें है चाइना आसियान एफटीए को अपग्रेड किया गया है, 3.0 एफटीए आया है, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। एंड ब्रॉडर स्तर पे देखेंगे कि क्या ये एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांजैक्शनलिज्म का। मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सेकंड देखेंगे हम, हाउ डिड इंडिया मिस द वेव। किस वेव की बात हो रही है, तो आप जानते हो शुरू से हिस्टोरिकली हम देखेंगे इस चीज़ को कि यूएस एंड चाइना, इनकी जो आपस में रिलेशन रहा है इनका, वो हमेशा से एशिया के जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता आया है। तो भारत वहाँ पर कैसे मिसिंग हो गया, कैसे उसने इस वेव को मिस कर दिया। एक टर्म दिया गया है शिमेरिका चैलेंज। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मेंस में पूछ सकता है ये। स्टार्ट करते हैं मेंस के टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा है चाइना आसियान हिट बाय यूएस टैरिफ्स साइंड अपग्रेडेड एफटीए। तो इसका कारण क्या बताया गया एग्रीमेंट के साइन होने का, यूएस की टैरिफ नीतियां, इसके कारण से चाइना एंड आसियान जो है वो क्लोज आ रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का, चाइना ने साइन किया है एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको हम कहते हैं चाइना आसियान एफटीए 3.0 या फिर काफ्टा। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। चाइना आसियान एफटीए 3.0 थर्ड वर्जन है ये, क्योंकि फर्स्ट कहता है ओरिजिनली साइन किया गया था 2002 में, उसको फोर्स में लाया गया 2010 में, और ये जो साइन किया गया 3.0 ये उसका बृहत एक्सपेंडेड वर्जन है। इसमें ओल्ड तो एरियाज़ हैं ही, कुछ 9 न्यू एरियाज़ हैं, जैसे कि एआई है, क्रिटिकल मिनरल्स है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। हम समझते हैं हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। देखो, एक लाइन दी गई है कि ये जो सिस्टम अभी साइन किया गया है, ये एग्जाम्पल है नॉन यूएस कंट्रीज कमिंग टुगेदर टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो एक देखो टर्म दिया गया साउथ चाइना सी, चाइना एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दिस आसियान ग्रुप, उनके बीच में एक कह सकते हैं दिक्कत चलती है, क्लैश चलता है रिगार्डिंग क्लेम ऑफ साउथ चाइना सी। ठीक है, तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, क्लोज आने का फैसला किया है। इसका फोर्सिंग फैक्टर क्या है कि यूएस की जो प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां हैं, उसने दो राइवल ग्रुप्स को, देखो चाइना क्या है, वो कंप्लीटली क्लेम करता है साउथ चाइना सी पर, बट कुछ कंट्रीज आसियान ग्रुप की ऐसी हैं जो कहती है कि नहीं, इसका ये क्लेम गलत है, हमारा भी इस पर अधिकार है। तो इन क्लैशेस के बावजूद भी जो फोर्स है यूएस टैरिफ का, उसने कंपेल किया है इन ग्रुप्स को साथ में काम करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, इज काफ्टा 3.0 अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शनलिज्म। पूछ सकता है मैं इसमें क्वेश्चन ऐसा, इन लाइट ऑफ ऑनगोइंग टेंशंस इन साउथ चाइना सी, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। देखो, व्हाट इज ट्रांजैक्शनलिज्म, ध्यान दीजिएगा, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल बात हो रही है, प्रैक्टिकल बात, इंटरेस्ट बेस्ड, स्वार्थ बेस्ड अप्रोच वेयर कोऑपरेशन इज ड्रिवन बाय रेसिप्रोकल मटेरियल बेनिफिट, मतलब लेन देन, तुमसे कुछ फायदा हमें हो रहा है, हमें कुछ तुमसे फायदा हो रहा है। नॉट शेयर्ड वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, तो बिना किसी इमोशनल एथिकल वैल्यूज को लाए सिर्फ और सिर्फ प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच को देखना, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनलिज्म। अब यहाँ देखिए, तो कैसे कह सकते हैं हम कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है उस चीज़ का, तो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इन्वॉल्व। यहाँ पर जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई है उसमें देखो, आसियान को क्या मिल रहा है, मार्केट एक्सेस है, टेक ट्रांसफर है, सप्लाई चेन सिक्योरिटी है, एंड चाइना इज गेनिंग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, युआन जो करेंसी है उसकी, उसका इंटरनेशनलाइजेशन, एंड उसका रीजनल, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें उस क्षेत्र में उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना। इसको डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लेम्स ऑफ कंट्रीज ओवर साउथ चाइना सी। देखो मैप दिया गया है, कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसकी, हमेशा इनके बीच में चलते रहता है, हमारा क्लेम यहाँ तक है, चाइना कहता है पूरा मेरा ही है। तो इसके बावजूद भी इन्होंने किसको अपनाया है, प्रैग्मेटिक बेस्ड अप्रोच को अपनाया है। वन मोर थिंग, अपने आंसर में देखो, आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है ना, आपने पढ़ा होगा, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन नहीं है, वो किससे ड्राइव होती है, एक्सपोर्ट ड्रिवन है। जो चाइना ने आगे बढ़ने का उसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट पे, ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी खर्च कर रखा है। इसलिए अगर उसकी एक्सपोर्ट मार्केट गड़बड़ाती है, उसमें डिक्लाइन आता है, उसकी इकोनॉमी क्रम्बल कर सकती है। चाइना के लिए यूएस का टैरिफ काफ़ी दिक्कत वाला हो सकता है, इसलिए उसको मार्केट की तलाश है। अब यहाँ देखो, एक और दिक्कत क्या है चाइना के साथ में,
और दिक्कत क्या है विद चाइना, उसकी जो पॉपुलेशन है इट इज़ बिलो रिप्लेसिंग रेट, जिससे कि उसका असर क्या हुआ है, लो वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो जनसंख्या काम करने वाली है उसका नंबर काफ़ी कम है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक लेबर, अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, लेबर कॉस्ट इन चाइना इज राइजिंग। इसलिए जो उसने एग्रीमेंट साइन करी है विद आसियान, उससे इन दोनों फैक्टर्स के भीतर चाइना को फायदा हो सकता है। आसियान में क्या है, चीप लेबर मिल सकता है, चाइना क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर लेबर मिलेगा, उसे मार्केट मिलेगा। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, प्रीलिम्स क्वेश्चन है कि आर ऑल आसियान मेंबर्स, जो कंट्रीज हैं आसियान की, वो बॉर्डर करती हैं क्या साउथ चाइना सी को, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। कुछ बेसिक्स देखते हैं रिगार्डिंग आसियान। तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, देखिए मैप में यहाँ पर मार्क कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस पर देख लीजिएगा। अब यहाँ आइए, इसको स्टैब्लिश कब किया गया है, 1967 8 अगस्त को, उसको आसियान डे कहते हैं हम, इसको याद कर लेना। बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसको साइन किया गया था। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ध्यान रखिएगा। इसका हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन सा है, इसके समिट्स जो होते हैं। इसका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन मोर थिंग, आसियान जो ग्रुप है, ब्लॉक है, इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, एग्जाम में पूछ भी सकता है एंड कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा इस आर्टिकल में, पहले व्हाट इज ट्रांजैक्शनलिज्म एंड यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण जो डिफरेंट कह सकते हैं क्लैशिंग ब्लॉक्स हैं, एंटी ब्लॉक्स हैं, वो भी साथ में काम कर रही हैं। इसीलिए इसको प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच हम कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला है कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा, कहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ है, जमाइका में, ठीक है। हरिकेन होता क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा नाम है। अटलांटिक वाले एरिया में इसको हरिकेन कहते हैं। तो कहता है ये बेसिकली एक लो प्रेशर सिस्टम है, ओके। इसका खासियत क्या है इसकी, यहाँ पर फ्रंट्स नहीं होते हैं। व्हाट इज फ्रंट्स, तो बाउंड्री सेपरेटिंग टू एयर मासेज और डिफरेंट डेंसिटीज। इसका मतलब क्या है, जो हरिकेन बनता है वो ड्यू टू क्लैशिंग ऑफ विंड्स नहीं बनता है, एक सिंगल लार्ज मास के रूप में वो काम करता है। यहाँ देखिए एक नाम दिया गया सफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। जिस प्रकार से रिक्टर स्केल होता है उसी प्रकार से सफायर सिम्पसन स्केल है। ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है हरिकेन्स को बेस्ड ऑन मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स। क्या है, क्या होता है ये, हाईएस्ट एवरेज विंड स्पीड। क्या मतलब है MSW का, हाईएस्ट एवरेज विंड स्पीड। अब देखिए तो बेसिकली हरिकेन्स जो होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ होता है, अटलांटिक बेसिन में, ईस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, सेंट्रल नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट देखिए 2 प्लेसेस हैं, पहला है मसाई मारा नेशनल पार्क, सेकंड है डियानी बीच। न्यूज़ में क्यों है, तो इस पार्क में देखो एक प्लेन क्रैश हो गया है, न्यूज़ में आया था। हम समझते हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक नाम दिया गया है मारा सेरेंगेटी इकोसिस्टम। तो ये जो नेशनल पार्क है मसाई मारा, कहाँ पर है, कीनिया में है, और ये पार्ट है मच लार्जर मारा सेरेंगेटी इकोसिस्टम का। होता क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है सवाना का, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ है, कीनिया एंड तंजानिया। मसाई क्या है, मसाई एक एथनिक सेमी नोमैडिक पीपल है कीनिया एंड तंजानिया के। व्हाट इज दियानी बीच, कहाँ पर है, तो इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ कीनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूज़ दी गई है स्नैपशॉट पॉज ऑन यूएस एड प्रोग्राम स्नैप आफ्टर ईयर्स। एक टर्म है स्नैप, SNAP, इसका फुल फॉर्म जानेंगे बस, बाकी हमारे काम का नहीं है। सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल असिस्टेंट प्रोग्राम, क्या था ये, उसको पॉज कर दिया गया है। लार्जेस्ट फेडरली एडेड फूड असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ यूएस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नाम दिया गया है शिमेरिका चैलेंज। इसमें डिस्कस किया गया है किस प्रकार से आज तक इतिहास में देखा जाए तो यूएस एंड चाइना, इसकी जो पॉलिसीज़ आपस में रही हैं, रिश्ते रहे हैं, उसने एशिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा से इन्फ्लुएंस किया है, बट इंडिया वहाँ पर लैग करता है। फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर। यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है, फॉर नियरली अ सेंचुरी यूएस चाइना डायनामिक, उनका जो रिश्ता है, हैज़ डिफाइंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, शेपिंग द रीजनल बैलेंस, कंपेलिंग डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया टू रीकैलिब्रेट अगेन एंड अगेन। देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट दे देगा। अब समझते हैं कंटेक्स्ट को। कंटेक्स्ट काफ़ी सिंपल सा है इसका कि ड्यू टू इवॉल्विंग नेचर ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस, हमारे एशिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला है कोऑपरेटिव फेज। अगर एक सेकेंड, अगर प्री वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी जाए तो दोनों में क्या दोस्ती थी, काफ़ी कोऑपरेशन था,
अगर 1930s में देखते हैं, ड्यूरिंग जापान इंपीरियल एग्रेशन टुवर्ड्स चाइना, यूएस ने किसको सपोर्ट किया? चाइना को, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या था आप जानते हो, चाइना यूएस ने दोस्ती कर ली थी, ओके। अब आते हैं भारत के स्टांस पर। हम बात कर रहे हैं प्री वर्ल्ड वॉर 2, भारत क्या था? गुलाम था उस समय तक। तो डिवाइडेड फैक्शंस, उसकी नीति एक नहीं थी। गांधी जी की बात करें, उन्होंने चाइना के कोऑपरेशन के मांग को उन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया था। अगर कम्युनिस्ट की बात करते हैं, उन्होंने एलाइज मतलब यूएस, यूके, सोवियत चाइना, इसको सपोर्ट करने के सपोर्ट किया था इसको। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उन्होंने जापान के तरफ एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाया था। उनको लगता था ऐसा, जापान कैन हेल्प अस इन फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। हम यहाँ बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सबका अल्टीमेटली प्रभाव क्या पड़ता है? इंडिया ने फर्स्ट वेव को मिस कर दिया। किस प्रकार से? जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर था, उसमें देखो वॉर के बाद क्या होता है, नीतियां बनती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इंडिया वहाँ पर पिछड़ गया, उसने उस वेव को मिस कर दिया। अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकता था, अपने इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता था, बट वो चांस छूट गया इससे। अब यहाँ देखिए आता है डिसरप्शन फेज, किसके रिगार्डिंग? यूएस चाइना रिश्तों के रिगार्डिंग। तो रप्चर, एक दरार आ जाती है। 1949 की बात करें, ड्यू टू इमरजेंस ऑफ माओ जेडोंग इन चाइना, यूएस क्या करता है? अपनी बैकिंग को खींच लेता है, ठीक है। एंड क्या होता है? 1950s की बात करते हैं, रप्चर ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस। क्यों? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना ने क्या किया था? ऑक्युपाई कर लिया तिब्बत को। इंडिया ने ग्रांट किया था असाइलम दलाई लामा को। कुछ वॉर्स होते हैं, ओके। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट फेज तक कोऑपरेटिव फेज, दोस्त थे दोनों। सेकंड फेज में क्या होता है? ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस यूएस चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है, बट इंडिया इसका लाभ नहीं उठा पाता है। इंडिया ने क्या किया यहाँ पर? इंडिया ने बोला हम नैम लेके आते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। एंड प्रैग्मेटिक क्लोजनेस, हमने क्या देखा था इसका मतलब? प्रैक्टिकल क्लोजनेस विथ रशिया, सोवियत, इसकी क्लोजनेस थी इससे। सेकेंड वेव भी इंडिया ने मिस कर दिया। ये वेव क्या मिस हो रहा है? इट्स चांस टू शेप वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए अब आता है थर्ड फेज। इसमें क्या होता है? एक कंसेप्ट आता है, खूब ध्यान दीजिएगा, शिमेरिका। व्हाट इज दिस शिमेरिका? पेपर में देखिए, आर्टिकल में दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक नाम है नेल फर्गुसन, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, लेके आया था। इसका मतलब होता है अमेरिकन कैपिटल प्लस चाइनीज लेबर, ये दोनों मिलकर के ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, इसके कोर्स को, इसके चैनल को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है यूएस का फिनांस, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर, जो कि डिकेड्स तक पूरे ग्लोबल ऑर्डर को इसने डोमिनेट किया हुआ था। तो 1970s आते आते क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड यूएस वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। बट दिक्कत क्या आती है? 1991 में ड्यू टू कोलैप्स ऑफ सोवियत, इंडिया क्या हो जाता है? अकेला पड़ जाता है। क्योंकि इस समय तक इंडिया वाज नैम, नॉन अलाइंड, बट इसका प्रैग्मेटिक क्लोजनेस किससे था? रशिया से था, सोवियत से था, ठीक है। तो आफ्टर दिस 1991 भारत के अपने नीति में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है लुक ईस्ट पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लिंक है ये। लुक ईस्ट पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आता है वो, एंड वो ट्राई करता है अपने रिश्तों को यूएस के साथ, चाइना के साथ ठीक करने में, सुधारने के लिए। बट बाय दिस टाइम जो चाइना की ग्रोथ थी काफ़ी फास्ट थी, काफ़ी डीपर थी, वो जड़ पकड़ चुकी थी ग्लोबल एरिया में देखा जाए, इंडो पैसिफिक में देखा जाए। एंड ड्यू टू दिस फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, उसको लगता है ऐसा वो यूएस को काउंटर कर सकता है। धीरे धीरे जो दोस्ती होती है बिटवीन चाइना एंड यूएस वो बदल जाती है कंपटीशन में, राइवलरी में। अभी तक वो चल रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा? इसको डिस्कस करने से पहले हमने इतिहास में क्या देखा? 1930 से बात करेगा तो जिस प्रकार से यूएस की, चाइना की जो रिश्ते हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस उससे हो रही हैं। अब देखो प्रेजेंटली क्या है? कंपटीशन है उनके बीच में, राइवलरी है, इससे कि इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पॉलिसीज पर। एशिया की बात करें कैसे? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टेंशंस, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स का। आप पेपर में अक्सर देखते होगे कि चाइना क्या है? 80% उसकी मोनोपॉली है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स, और उसने इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर काफ़ी रोक लगा रखी है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। एंड इनकी इंपॉर्टेंस देखो कितनी है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर सोलर पावर की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, हर चीज़ में इन मिनरल्स का यूज़ करते हैं हम। तो ये था इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट। सेकेंड देखो सिक्योरिटी, मिलिट्री इम्पैक्ट्स। इसमें एग्जांपल देंगे हम ताइवान क्राइसिस। आप जानते हो यूएस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली
ताइवान को सपोर्ट करता रहता है। फिर देखो इसका एक अदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है मल्टी अलाइनमेंट। जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो मजबूर हैं इस चीज़ के लिए, वो अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करें, मल्टी अलाइनमेंट वो करें। एग्जाम्पल देखो, अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया क्या है, क्वाड का मेंबर भी है, ब्रिक्स का मेंबर भी है। आप जानते हो ब्रिक्स का मेंबर चाइना भी है। एंड क्वाड का उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को डिक्रीज करना। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडो पैसिफिक रीजन। इसका देखो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर क्या कहता है, डिस्पाइट फेसिंग चाइनाज अग्रेशन, चाइना क्या करता है, बॉर्डर फ्रंट पे हो, ट्रेड के माध्यम से हो, मिलिट्री फ्रंट से हो, हमें दिक्कत देते रहता है, बट हम शाइड अवे फ्रॉम फुल्ली लेवरेजिंग यूएस सपोर्ट टू ब्रिज द वाइडनिंग पावर गैप विथ बीजिंग। तो इस चीज़ को या तो डिप्लोमेसी का फेलियर कह लो या फिर गलत नीति कह लो। हुआ क्या, यूएस हम जानते हैं इज अ राइवल ऑफ चाइना, बट उस चीज़ को लेवरेज के रूप में हम यूज़ नहीं कर पाए टू रिड्यूस द पावर गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हम अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाए। अल्टीमेटली बात यही है। इसमें हमने क्या सीखा, पहला जो रिलेशन है यूएस का चाइना का आपस में, वो डिसाइड करता है रिगार्डिंग पॉलिसीज़ ऑफ एशिया, ठीक है। सेकंड देखा हमने इंडिया ने किस प्रकार से उसके रोल को मिस कर दिया, जो ग्लोबल लेवल पे उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकता था वो चांस उसने खो दिया। थर्ड क्या देखा हमने, प्रेजेंटली क्या है, यूएस चाइना की राइवलरी या कंपटीशन है, उस पॉइंट को हम लेवरेज के रूप में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अगेंस्ट चाइना। अब समझते हैं क्लाउड सीडिंग के कंसेप्ट को, ये काम कैसे करता है, हम कब कर सकते हैं इसको, कब नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा इन सेगमेंट्स पर। पहला है व्हाट इज़ इट, ये क्या होता है, इसको थोड़ा इलाज कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम टाइप ऑफ रेन को, अमाउंट ऑफ रेन को आर्टिफिशियली चेंज करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो इससे रेन भी हो सकती है, बर्फ भी हो सकती है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो केमिकल सीड पार्टिकल्स होते हैं, आगे देखेंगे हम, कुछ केमिकल्स होते हैं उनको सीड के रूप में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको स्टार मार्क करिए। दिस टेक्निक इज़ अबाउट 75 ईयर्स ओल्ड। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि बहुत लेटेस्ट है, नहीं, ये 75 साल पुराना मेथड है। इसमें देखो दो बातें कही गई हैं। पहला है, अगर हम बात करते हैं क्लाउड्स जिनका कि बेस वार्म होता है, जहाँ पे टेम्परेचर अबव 0 डिग्री होता है, वैसे क्लाउड्स की बात करते हैं, तो पार्टिकल जो सीड पार्टिकल्स होते हैं रिलीज बिलो द बेस, ठीक है। बट कोल्ड क्लाउड्स की बात करते हैं, वहाँ पर ऊपर से टॉप सीडिंग उसकी करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या था, सीडिंग के रूप में किसको यूज़ करते हैं, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम के आयोडाइड को एंड सिल्वर के आयोडाइड को। तो केमिकल सीडिंग एजेंट के रूप में किसको यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एंड सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रोसेस, कैसे काम करता है ये, तो पायरोटेक्निक मटेरियल विद बर्निंग एजेंट आर इंसर्टेड कंप्रेस्ड इनसाइड अ ट्यूब। व्हाट इज पायरोटेक्निक, तो कह सकते हैं कि ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं, उनके साथ में बर्निंग एजेंट को मिक्स करके हम डाल देते हैं एक ट्यूब में, उसको अटैच कर देते हैं एक एयरक्राफ्ट से। वो क्या करता है, आसमान में जाता है, सीड्स को डिस्पर्स करना स्टार्ट कर देता है। अब रिक्वायरमेंट्स, क्या क्राइटेरिया हैं इनके, फर्स्ट क्या है, क्लाउड्स का होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आर्टिफिशियल रेन तभी हम सीडिंग कर सकते हैं जब ऑलरेडी नेचुरल क्लाउड्स प्रेजेंट हों। अब यहाँ देखिए सेकंड कहता है मॉइस्चर का होना, थर्ड है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कन्वेक्शन। इसका मतलब समझते हैं हम, तो इसका मतलब है वैसे क्लाउड्स जो कि वर्टिकली और ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर वर्टिकली वार्म एयर का राइज हो सकता है। एक लाइन दी गई है, अगर हॉरिजॉन्टल विंड्स की बात करते हैं, अगर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं तो क्लाउड्स को लंबा टॉल होने नहीं देते हैं। हमें क्या चाहिए, क्लाउड्स होने चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए एंड वर्टिकल, क्लाउड शुड बी वर्टिकल, प्रेफर करते हैं उस चीज़ को हम। इसका आइडियल टाइमिंग क्या होता है, टारगेटेड इन अर्ली ग्रोथ पीरियड, मतलब जब क्लाउड्स बन गए हैं तब नहीं करेंगे हम, उनके ग्रोइंग फेज में करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक संस्था का नाम दिया गया है IITM, कहाँ है ये, पुणे महाराष्ट्र में। फैक्ट देखते हैं, व्हाट रोल डू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस प्ले ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मेशन। इसका मतलब है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो एमिशंस होते हैं उनका क्या रोल होता है बादल के बनने में, तो कहता है सप्रेस द क्लाउड फॉर्मेशन। अगर पूछता है एग्जाम में कि ह्यूमन जो काम करते हैं, जैसे कुछ बन रहा है, धुआं उठ रहा है, उससे वो कैसे हेल्प करता है, तो हेल्प नहीं करता है, वो सप्रेस करता है, बादल के बनने को वो कम कर देता है। डिस्कस किया हमने आज मेलिसा हरिकेन को, क्लाउड सीडिंग को, मसाई मारा नेशनल पार्क को, दिस कंसेप्ट को, स्नैप क्या होता है, वन मोर थिंग, चाइना के रिगार्डिंग किस प्रकार से, मतलब चाइना यूएस के जो रिश्ते हैं
उसी के हिसाब से एशिया की पॉलिसीज जो मूव करते रहती हैं। सेकंड देखा हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शनलिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच किसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।